सो गाइस लास्ट फ्राइडे और इस वीकेंड रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड टोटल 2 खबरें आई थी और अभी आज के दिन क्या हुआ है, रिलायंस पावर में गिरावट और रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों की है उसका वीडियो आज के दिन मैंने आपको अपलोड कर दिया है, लेकिन रिलायंस पावर में गिरावट क्यों थी उसके रीजन यहां पर देखते हैं। एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। पहले तो एक बार यहां पर देख लो कि रिलायंस इंफ्रा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। सस्पेंशन हुआ है क्योंकि कंपनी सीआईआरपी में यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में कंपनी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि कंपनी के ऊपर फेमा और साथ में पीएमएलए एक्ट के अंडर कार्यवाही चल रही है। ठीक है, इसी वजह से रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग सस्पेंड की गई है, लेकिन मंडे टू मंडे यहां पर ट्रेड होगा। यानी कि अगर आपको बेचना है या खरीदना है तो आपको एनालाइज करके यानी कि प्री एनालाइज या फिर प्री एंटीसिपेट आप कह सकते हो कि आने वाला प्राइस नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको ओपनिंग मार्केट से पहले प्री ऑर्डर लगाना पड़ेगा, तभी आप यहां पर अपनी पोजीशन बना पाओगे। अदरवाइज मुश्किल रहता है मंडे टू मंडे ट्रेड पर एग्जिट कर पाना। बाकी आपका ओपिनियन है। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत कमेंट आए थे रिलायंस इंफ्रा पर आपके आज सुबह से ही कि भाई क्या होगा क्या हो गया। ऑल्दो मैंने आज तक कभी रिलायंस इंफ्रा पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करा, लेकिन जैसे ही पता चला कि आप लोगों के इतने कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली मैंने उस पर एक वीडियो अपलोड किया। अब मंडे टू मंडे क्या होता है मैंने आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी रिलायंस इंफ्रा के वीडियो में, बहुत ध्यान से देखना। और कुछ कमेंट्स ये भी थे कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, थोड़े दिनों में कंपनी वापस आ जाएगी इंसॉल्वेंसी से और शेयर पहले जैसे चलेगा। देखो भाई, ये मामले छोटे नहीं होते। पीएमएलए मामला छोटा नहीं है, फेमा ये मामला भी छोटा नहीं है। तो अगर कंपनी इन मामलों में फंसी है, कंपनी की प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं, तो अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, ये छोटा सा क्लिप जो कि आज से लगभग अराउंड कितने दिन पुराना है, ये लगभग 25 दिन पुराना वीडियो है। ठीक है, 25 से 27 दिन हो चुके हैं इसको। इस दिन कंपनी को मिली थी डी रेटिंग। अब डी रेटिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनना। रिलायंस पावर का ये केस है, आपको पता होना चाहिए अगर आपने ये कोई भी वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर क्या कहते हैं, भैया कुछ पॉजिटिव ही बताओ, बुरा मत बताना। आईसीआरए ने आईसीआरए डी की रेटिंग दी है रिलायंस पावर को। अब ये होता क्या है, एक बार यहां पर चेक कर लो फिर से एक बार। आईसीआरए डी की रेटिंग ली है आईसीआरए ने। अब ये रेटिंग का मतलब होता है, आप यहां पर आओ इधर, आईसीआरए डी रेटिंग मतलब होता है हाई रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। कोई भी सिक्योरिटी जब हाई रिस्क में होती है तो आईसीआरए वहां पर डी रेटिंग कर देता है। सबसे बेस्ट रेटिंग होती है AAA और सबसे खराब रेटिंग होती है डी की। तो ठीक है, तो सबसे खराब रेटिंग होती है डी की और सबसे बेस्ट रेटिंग होती है AAA की। एक बार ध्यान से देख लेना, जब भी कोई भी कंपनी पे रेटिंग आती है आईसीआरए या फिर किसी भी रेटिंग एजेंसी की तरफ से, आपको मालूम होना चाहिए कि वो रेटिंग का पर्पस क्या है। डी रेटिंग सबसे पुअर रेटिंग होती है, वो बताती है कंपनी में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर ये रेटिंग दी गई है, जो इश्यूअर यहां पर हुआ है उस पे डिफॉल्ट है, या तो वो डिफॉल्ट कर रहा है या आने वाले टाइम पर वो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। डिफॉल्ट किसी भी तरह का हो सकता है, कैश फ्लो का हो सकता है या फिर कंपनी के डेट का हो सकता है, किसी भी तरह का डिफॉल्ट हो सकता है। तो ये रेटिंग कंपनी को मिली थी 25 नवंबर को। ये उसी दिन का क्लिप है, थोड़ा और ध्यान से सुन लेना अभी आगे। खराब रेटिंग डी की यहां पर दी है आईसीआरए ने रिलायंस पावर को और कहा है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डी रेटिंग अपने आप में ही सिग्निफाई करती है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को, और ये इंडिकेट करता है दैट द इशूअर इज ईदर इन डिफॉल्ट और इज एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाकी डिटेल मैंने आपको बताई दी है, ज्यादा आगे जाएंगे नहीं इस क्लिप के अंदर। 25 नवंबर का ये वीडियो है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखो यहाँ पे। कुछ दिन पहले ही रिलायंस पावर की विंडमिल एसेट जो कि 10 करोड़ की एसेट है, उसको भी ईडी ने जब्त किया था, अटैच किया था, प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया था। दिसंबर की ही ये अपडेट थी। तो ये भी एक नेगेटिव अपडेट है, क्योंकि जितने भी मामले हैं सभी पुराने मामले हैं। तो ऐसे में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है। अभी तक इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा था, लेकिन डी रेटिंग और ये विंड मिल अटैच करना, ये कुछ नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं। यानी रिलायंस पावर पर भी कुछ भी अपडेट कभी भी आती देखने को मिल सकती है। ऑल्दो
रिलायंस इंफ्रा पर ज्यादा दिक्कत है इसलिए पड़ी। क्यों रिलायंस इंफ्रा आपका डायरेक्टली चला गया फेमा और पीएमएलए एक्ट के अंडर? क्योंकि इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज अटैच की गई थी रिलायंस इंफ्रा की, इसी वजह से डायरेक्ट ये सस्पेंशन पर आ गया। वेराज रिलायंस पावर में छोटी मोटी अटैचमेंट्स है और आने वाले फ्यूचर में अगर ये अटैचमेंट्स बढ़ती है तो रिलायंस पावर पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। अभी के लिए ये अपडेट से जो है अवेलेबल वही मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप से कुछ बना करके नहीं बता रहा चैनल पर, या फिर आप चाहो तो गूगल कर लेना, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव अपडेट आपके पास में आई थी कि हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया है जय अनमोल अंबानी को। ठीक है, जय अनमोल अंबानी जो कि अनिल अंबानी के बड़े बेटे हैं, उनको दिल्ली हाईकोर्ट से रिलीफ मिला क्योंकि यूनियन बैंक ने उनके अकाउंट्स को फ्रॉड टैग दे दिया था। ठीक है, जय अनिल अंबानी के अकाउंट पर उन्होंने फ्रॉड टैग दिया था, तो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको स्क्वाश किया जाए और यूनियन बैंक फिर से प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में इनके पास शो कोज नोटिस भेजे। उस शो कोज नोटिस में अगर ये कंपनी उनके अकाउंट्स को टैग करना चाहते हैं एज फ्रॉड तब वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर रिप्लाई, प्रॉपर शो कोज नोटिस आना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इसके लिए मना नहीं किया, बट ये जो पुराना टैग था उसको इन्होंने कट किया है। ये अपडेट मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस करी है। इसके अलावा इन्हीं से ही, जय अनिल अंबानी से ही ईडी ने कई सारे सवाल पूछे फेमा मामलों में, पीएमएलए मामलों में, जो कि 2017 से रिलेटेड है, यस बैंक से भी रिलेटेड है वो सारे मामले। तो ये भी एक अपडेट रही। इसी हफ्ते फ्राइडे और सैटरडे लगातार 2 दिन इनसे सवाल किए गए हैं, 2 दिन लगातार। तो ये एक नेगेटिव अपडेट रही। और दूसरी नेगेटिव अपडेट आपकी यही थी कि हाईकोर्ट ने बोला है कि यूनियन बैंक अगर चाहे तो एक और शो कोज नोटिस इन्हें भेज सकती है और फिर उनका रिप्लाई वगैरह आता है तो प्रॉपर प्रोसेस के साथ चाहे तो फ्रॉड टैग लगा सकते हैं, उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग अलग तरीके से होगी। तो ये सभी चीजें हैं आपके रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, जिनका डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर इफेक्ट पड़ रहा था। और रिलायंस इंफ्रा की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अटैच की गई, रिलायंस पावर की भी कुछ प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं। वेरास 8 दिसंबर को रिलायंस कैपिटल ने क्या किया था, अपने आप को पब्लिक घोषित कर दिया था, रिक्लासिफाई करा था फ्रॉम प्रमोटर टू पब्लिक। रिलायंस कैपिटल ने, जो कि रिलायंस पावर के प्रमोटर का पार्ट है। ये 8 दिसंबर की अपडेट थी, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, जरूर देखना। अब आप कहोगे भाई डिस्कस करी थी क्या है ये? देखो, क्योंकि कई सारे कमेंट्स थे कि रिलायंस इंफ्रा का क्या होगा, उसके मैंने कई सारे आपको रिप्लाई भी दिए हैं और प्रॉपर वीडियो में समझा भी दिया है। कोई भी कंपनी में, चाहे रिलायंस का केस इस समय चल रहा हो या फिर कोई भी कंपनी हो, आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, रादर देन कि हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठे और सोच रहे कि भैया इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। सब चीजें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। वार मार्जिन आपका 100% अभी भी बना हुआ है, जो कि हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। वार मार्जिन 100% इंडिकेट करता है हाई वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर तेजी आती है तो वो भी बड़ी मिलती है, गिरावट आती है तो वो भी उसके हिसाब से बड़ी ही आती है। तो जब भी आपको वार मार्जिन 100% पे दिखे, वहां थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और ये वार मार्जिन 100% तब से है जब स्टॉक का प्राइस 52 पर था, और तभी से ही आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। जैसे पहले 44 से 47.50 था कंसोलिडेशन जोन, डेली बेसिस पर वही कंसोलिडेट करता था, वीकली बेसिस पर। उसके बाद 40 पर गिरा तो 44 का रिस्ट्रिक्शन बनाया, उसके बाद 36 पर गिरा तो 40 का रिस्ट्रिक्शन, इसी तरह से अभी तक चला है फ्रॉम 52, क्योंकि वार मार्जिन आपका 100% अभी भी बना हुआ है। तो ये है कंडीशंस और ये है अपडेट्स कुछ रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड। अभी के लिए इतना ही है। NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।